दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को। अमेरिका का ऐलान, चीन से टकराव की स्थिति में भारत का देंगे साथ, ड्रैगन को किया आगाह। जी हां, भारत की ओर से चीन के बीच संघर्ष की नौबत आने पर अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। यह बात व्हाइट हाउस के चीफ जस्टिस स्टाफ मार्क मीडोज ने दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए 2 एयरक्राफ्ट कोरियर की तैनाती के बाद कही। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना अपने रिश्तों को निभाने के लिए मजबूती से डटी हुई है, यह चाहे भारत चीन का मामला हो या दुनिया में कहीं और किसी संघर्ष का मामला हो। उन्होंने कहा कि हमारा संदेश साफ है। मार्क मीडोज ने कहा कि हम तमाशाबीन बनकर किसी और महाशक्ति को बागडोर संभालते नहीं देख सकते, चाहे इस क्षेत्र की बात हो या दुनिया में कहीं और। फॉक्स न्यूज से बातचीत में मार्क ने एक सवाल को जवाब में कहा कि हमारा संदेश साफ है, हमारी सेना मजबूत है और मजबूत बनी रहेगी। मार्क को बताया गया कि भारत ने चीन से खूनी झड़प के कारण 59 चाइनीज ऐप पर पाबंदी लगा दी है। उनसे सवाल किया गया कि इस क्षेत्र में 2 एयरक्राफ्ट कोरियर रोनाल्ड रीगन और निमित्ज की तैनाती का क्या कारण। वही अगली खबर में पीएम ओली पर बढ़ा इस्तीफे का दबाव। नेपाल ने उत्तराखंड के पास बनाई 2 नई चौकियों को हटाया। उत्तराखंड नेपाल में स्थित झूला घाट के बलाढा और जोलजीबी के पाखू में हाल ही में बनाई गई अस्थायी चौकियों में से 2 चौकियों को नेपाल ने हटा लिया। हालांकि अभी भी सीमा पर नेपाल की 8 पोस्ट बरकरार है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया नेपाल सशस्त्र प्रहरी नेपाल सशस्त्र पुलिस ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र के पास से अपनी 2 चौकियों को हटा दिया है। नेपाल की तरफ से यह कदम सब तक उठाया गया जब नेपाल सरकार में ही राजनीतिक उठापटक चल रही थी। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की भारत विरोध नीति के खिलाफ अब उनकी ही सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी ने उनका विरोध कर दिया। केपी शर्मा ओली के पीएम पद पर मंडरा रहा खतरा। इतना ही नहीं, अब प्रधानमंत्री के ओली के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा। इसके लिए एनसीपी की एक अस्थायी समिति को सोमवार को ओली के भविष्य का फैसला करने का एक बैठक भी करनी थी, लेकिन बुधवार तक के लिए उसे टाल दिया। अगली खबर में पीएम नरेंद्र मोदी के आदेश पर एनएसए अजीत डोभाल ने चीन को बता दी थी भारत की मंशा। रविवार को सुबह 8:45 बजे सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन करके जानकारी दी कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी गलवान घाटी के वाई जंक्शन से सैनिकों को पीछे के बेस कैंप की ओर से ले जा रही थी। उसे शाम 5 और 6 बजे के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के अजीत डोभाल ने चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान अजीत डोभाल ने पूर्वी लद्दाख में 1597 किलोमीटर लंबे वास्तविक नियंत्रण रेखा के 4 पॉइंट पर भारतीय सेना के गश्त अधिकारों को बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मामले की जानकारी रखने वाले अवगत लोगों ने कहा, सोमवार शाम तक चीन दोनों देशों के बीच गतिरोध वाले 4 पॉइंट यानी गलवान, गोगड़ा, हॉट स्प्रिंग्स और पेंगोंग त्सो से वापस लाना शुरू। अगली खबर में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 5 साल में गुजरात में 43,000 करोड़ का चीनी निवेश। कांग्रेस ने चीनी निवेश को लेकर गुजरात की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा, एक तरफ हमारे सैनिक जान की बाजी लगाते हुए चीन का मुकाबला कर रहे हैं, वहीं चीन की कंपनियों को भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण स्थान मिल रहा। ऐप पर पाबंदी से कुछ खास नहीं होगा, हमें चीन की अलीबाबा, पेटीएम पर रोक लगानी चाहिए। खेरा ने कहा, सरकारी कंपनी अपने ठेके, सरकार की तरफ से भी चीन को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री 2 दशक से चीन से अच्छे संबंध बनाए। बीते 5 साल में केवल गुजरात में 43,000 करोड़ का चीनी निवेश और एमओयू हुआ। गुजरात सरकार के आंकड़े स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 19,000 करोड़, टेक्सटाइल पार्क में 12,000 करोड़ और इंडस्ट्रियल पार्क में 10,000 करोड़ का निवेश दिखते हैं। अगली खबर में ओवैसी ने पूछा, ना कोई घुसा हुआ है तो फिर डी एस्केलेशन क्यों? भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने की दिशा में नई दिल्ली और बीजिंग की तरफ से जहां बयान जारी कर जल्द सीमा तनाव कम करने की बात कही गई, तो वहीं बीजिंग ने लद्दाख में अपने सैनिकों को पीछे हटा दिया। इससे पहले रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की करीब 2 घंटे तक तनाव कम करने की दिशा में बातचीत की, लेकिन एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहकर सरकार पर निशाना साधा कि जब चीन घुसाई नहीं तो फिर डी एस्केलेशन क्यों? ओवैसी ने ट्वीट करते हुए 3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा, मेरे पास 3 सवाल है। पहला, किसी भी सूरत हाल में डी एस्केलेशन का क्या मतलब है? चीन को वो सब कुछ करने देना चाहिए जो वो चाहते हैं। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक ना कोई घुसा है और ना कोई घुसा हुआ है, तब डी एस्केलेशन क्यों? तीसरा, हम क्यों चीन पर भरोसा कर रहे हैं जबकि उसने 6 जून के समझौते के बाद धोखा दिया जो डी एस्केलेशन का भी वादा किया था।
वहीं अगली खबर में कि डब्ल्यूएचओ ने कहा हवा से कोरोना संक्रमण के फैलने की रिपोर्ट की कर रही समीक्षा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने सोमवार को कहा कि वो अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित उस लेख के संदर्भों की समीक्षा कर रहे जिसमें वैज्ञानिकों ने उनसे कोरोना वायरस प्रतिशत निर्देश में बदलाव करने को कहा। मालूम हो कि रिपोर्ट में वैज्ञानिकों के हवाले से कहा गया कि कोरोना वायरस हवा से फैलता है। डब्ल्यूएचओ की प्रवक्ता तारिक जसवीक ने कहा कि अखबार में प्रकाशित लेख के संदर्भों की तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर समीक्षा की जा रही है। उल्लेखनीय कि 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने डब्ल्यूएचओ को एक खुला पत्र लिखा जिसमें वैज्ञानिकों ने दावा किया कोरोना वायरस के छोटे छोटे कण हवा में रहकर लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। और वहीं अगली खबर में कोरोना जानवरों को यूं ही मारता रहा इंसान तो और बीमारियां होगी, संयुक्त राष्ट्र ने कहा चेताया है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण से जुड़ी एक संस्था का कहना है कि अगर इंसानों को जंगली जीवों को मारना और उनका उत्पीड़न जारी रखा तो उसे कोरोना वायरस संक्रमण जैसी और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल लाउस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस जैसे खतरनाक संक्रमण के लिए पर्यावरण को लगातार पहुंचने वाला नुकसान, प्राकृतिक संसाधनों को बेतहाशा दोहन, जलवायु परिवर्तन, जंगली जीवों का उत्पीड़न जैसी वजह जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में जानवरों और पक्षियों से इंसान में फैलने वाली बीमारियां लगातार बढ़ी। विज्ञान की भाषा में ऐसे बीमारियों को जेनेटिक डिजीज कहा जाता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी की अगर इंसान ने पर्यावरण जंगली जीवों को नहीं बचाया तो उसे कोरोना जैसी और खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटीन की बढ़ती मांग के लिए जानवरों को मारा जा रहा है। इसका खामियाजा आखिरकार इंसान को ही भुगतना पड़ सकता है। सरकार का बड़ा निर्णय, पहली से 8वीं के बच्चों को 3 माह का राशन और रुपये देगी सरकार। बिहार कोरोना संकट को लेकर बिहार में सभी शिक्षण संस्थान बंद है। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार ने सोमवार को बड़ा निर्णय लेते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को राशन और रुपया देने का निर्णय लिया है। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत 1 से 5वीं तक के बच्चों को 8 किलो राशन और 358 रुपए तथा कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को 12 किलो राशन और 536 रुपए देने का निर्देश दिया है। इसके तहत सभी छात्रों को मई, जून और जुलाई महीने का राशन रुपया दिए जाएंगे। उल्लेखनीय कि मिड डे मील योजना के केंद्र सरकार ने 2500 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया था। अनुदान जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन की प्राप्ति के लिए मिड डे मील योजना के अंतर्गत राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें स्कूल में ग्रीष्म अवकाश 3 छुट्टी के दौरान मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी प्रदान की गई। वहीं अगली खबर निकल गई, कांग्रेस के सीएम शिवराज सिंह से अपील, सिंधिया समर्थकों को ना सौंपे राजस्व मंत्री। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्रियों को राजस्व मंत्रालय न देने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व मंत्री के जरिए सिंधिया सरकारी जमीनों को ट्रस्ट में आवंटित करा लेंगे। कमलनाथ सरकार में सिंधिया की करीबी रहे गोविंद सिंह राजस्व मंत्री सिंह ने कहा कि सरकार वकीलों के साथ कलेक्टर अधिकारी ने ग्वालियर हाईकोर्ट में सिंधिया के नाम पर सरकारी जमीन होने का जिक्र किया। उन्होंने राजस्व मंत्री की मदद से अपने ट्रस्ट के नाम पर सरकारी जमीन हासिल की, इसलिए वो चौहान से सिंधिया कैंप के किसी भी मंत्री को राजस्व मंत्रालय नहीं देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री को 7.5 करोड़ लोगों को हित में सरकारी जमीन को बचाना चाहिए। गोविंद सिंह के आरोप पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कांग्रेस नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके। उन्होंने कहा कि यदि ये सुझाव पूर्व सीएम कमलनाथ को देते तो चीजें बेहतर हो सकती थी। सिंधिया न्याय के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें किसानों को कर्ज माफ नहीं होने के चलते। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है कि गैंगस्टर विकास दुबे के जीजा का बयान, उसने जो काम किया कानून तोड़कर कर दूंगा हत्या। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश की जा रही है। वही विकास दुबे की बहनोई दिनेश तिवारी के बीते 3 दिनों से पूछताछ के लिए सिवली कोतवाली से बैठाया हुआ। इस बीच दिनेश तिवारी ने कहा कि विकास ने जो काम किया है हम कानून तोड़कर उसे मार देते। बहनोई दिनेश तिवारी ने बताया कि उसने अपनी मां को कई बार मारा। उनके पिताजी तो विक्षिप्त रहते हैं, उन्हें सेंस नहीं है, दवा के बल पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिता का किसी से कोई झगड़ा नहीं, 4-5 साल से हमारा उनसे संपर्क खत्म है, वो हमेशा गाली देता है। उधर विकास दुबे की बहन चंद्रकला ने बताया कि हमें 5 साल हो गए मिले। उन्होंने बताया कि लड़के को मारने के लिए गुंडे भेजे, वही मेरी पति को गाली दी। चंद्रकला ने बताया कि 3 भाई में से एक की मौत हो गई। अब अगली खबर निकल के आ रही है कि चीन सीमा के पास की 2 सड़कों को भारत करेगा चौड़ी। सेना की गाड़ियों आने जाने में होती है दिक्कत। चीन सीमा से लगी चमेली जिले के 2 सड़कों की चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया। इसके विस्तार के लिए 15 से ज्यादा गांवों की जमीन के अधिग्रहण के बदले उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। चीन सीमा को जोड़ने वाला जोशीमठ, मलाड़ी और
कुर्किट गमशाली नीति मार्ग कई स्थानों पर संकड़ा है। इसके चौड़ीकरण न होने के से सेना के वाहनों की आवाजाही में दिक्कत आती है। ये सड़कें 60 के दशक में बनाई गई थी। इन सड़कों के चौड़ीकरण में 15 से ज्यादा गांवों की जमीन आड़े आ रही थी। इन सबके अधिग्रहण पर सहमति बन गई। मलाड़ी मार्ग पर लगभग 31 किलोमीटर तो गमशाली नीति मार्ग पर 20 किलोमीटर चौड़ा हो सकेगा।